इस वीडियो में हम लोग एलोपेशिया एरिएटा नाम के बालों के गंजापन के बारे में बात करेंगे। तो ये जो परेशानी होती है काफ़ी सामान्य परेशानी है और ये परेशानी जो होती है ये किसी भी उम्र के लोगों को अफेक्ट कर सकती है, लेकिन ज़्यादातर 20 से 30 के उम्र के लोगों में ये परेशानी ज़्यादा देखने को मिलती है। हालांकि ये किसी भी उम्र के लोगों को देखने को मिल सकती है। तो इस परेशानी में व्यक्ति के बाल जो होते हैं वो गोल गोल रिंग शेप, कॉइन शेप जैसे सिक्के के शेप में जगह जगह से गायब हो जाते हैं और वो ऐसे चिकनाई से गायब होंगे, इतना स्मूथ पैच होगा कि लगेगा किसी ने रेजर से उसे साफ कर दिया है, गोल गोल कॉइन शेप्ड पैचेज। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति का पूरा सर का बाल चला जाए और कुछ कंडीशन में बॉडी के पूरे बाल भी चले जाते हैं। तो यदि सर का पूरा बाल चला गया तो उसको बोला जाता है एलोपेशिया टोटैलिस, और यदि पूरे शरीर का बाल चला गया, मतलब आईब्रोज चले गए, बियर्ड का, हाथ पैर शरीर का सारा बाल चला गया, तो उसे बोला जाता है एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस। तो ये जो एलोपेशिया की प्रॉब्लम है वो एक दो पैच से लेकर के पूरे बॉडी के सारे पैचेस को गायब कर सकता है। तो मरीज के लिए साइकोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बीमारी होती है। अधिकांश मरीज काफ़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, काफ़ी शेमफुल कंडीशन महसूस होती है, विशेष करके जिसका पूरा ही बाल चला गया हो, पूरे शरीर के बाल चले गए हों। तो इसी पर कुछ मूवीज़ भी बॉलीवुड की मौजूद हैं एलोपेशिया पर ही, इस एलोपेशिया एरिएटा पे, जिसमें व्यक्ति के पूरे बॉडी के बाल चले जाते हैं। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि बाल विशेष पैटर्न में जाएं, जैसे ऐसा देखा गया कुछ लोगों का कि ये वाला जो बैंड है, गोल सा बैंड, ये चला गया। कुछ लोगों में ये देखा गया कि ये वाला बैंड चला गया, ऊपर वाला ये साइड का रह गया। तो एलोपेशिया एरिएटा के इसी तरह के प्रकार हैं, तमाम तरह के। नेक्स्ट जो प्रश्न उठता है कि आखिर ये प्रॉब्लम होती क्यों है। तो ये जो परेशानी होती है ये एक ऑटो इम्यून बीमारी है। जैसे हमने तमाम तरह के ऑटो इम्यून बीमारियों के बारे में पहले डिस्कस किया है, तो उसी में से एक ऑटो इम्यून बीमारी ये भी है। मतलब कि आपके ही जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली कोशिकाएं हैं वही आपके बालों को डायरेक्टली डैमेज कर रहे हैं। मतलब कि आपके बाल अपने ही कोशिका अपने ही शरीर के ऊपर आक्रमण कर दे रहे हैं और इसमें इम्यूनिटी कम नहीं है, इम्यूनिटी बालों के प्रति ज़्यादा है। जैसे व्यक्ति की इम्यूनिटी नॉर्मल है शरीर की, लेकिन बाल के प्रति ज़्यादा हो गई है, हाइपर एक्टिव हो गए हैं। जो सेल्स हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले सेल्स होते हैं, लिम्फोसाइट्स होते हैं, वो बालों के प्रति अपना न समझ के, बाहर का समझ करके किसी कारणवश उसको डैमेज कर रहे हैं। अब ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? अपने कोशिका तो कंफ्यूज नहीं होने चाहिए। तो ऐसा होने के पीछे कि ये कंफ्यूजन क्यों हो रहा है, क्यों वो सेल्स पागलों जैसा बिहेव कर रहे हैं, उसके पीछे का कारण बहुत अच्छे से नहीं पता है। लेकिन उसमें तमाम परिकल्पनाएं हैं, तमाम हाइपोथेसिस हैं, जिसमें जेनेटिक्स भी एक इम्पॉर्टेंट कॉज है, तमाम तरह के इन्फेक्शंस भी एक हाइपोथेसिस के तौर पर हैं। लेकिन मूलभूत कारण क्या है कि आखिर हमारे सेल्स ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हैं, वो ठीक से पता नहीं चल पाया है। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसका डायग्नोसिस कैसे हो। इसका जो डायग्नोसिस होता है अधिकांश डॉक्टर के लिए बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, विशेष करके जब गोल गोल पैचेज होते हैं। लेकिन कभी कभी ये सिग्निफिकेंट चैलेंज पोज करता है डॉक्टर के लिए भी, क्योंकि कुछ बीमारियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा करती हैं इस बीमारी से। जैसे कि कभी कभी डिफ्यूज़ हेयर लॉस के बहुत सारे कॉजेज होते हैं, तो उसमें डिफ्यूज़ एलोपेशिया एरिएटा बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न पैदा कर देता है। इसी तरह से यदि यहाँ का बाल गायब हो रहा है तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया नाम की बीमारी से कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। और भी तमाम तरह के गंजापन हैं जिससे कि कन्फ्यूज़न पैदा हो जाता है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर कुछ टेस्ट की मदद लेता है, जैसे कि डर्मोस्कोपी नाम का एक लेंस आता है जिससे कि स्किन से टच करके डॉक्टर उसमें चेक कर लेता है। और स्किन बायोप्सी जो कि बड़ी महत्वपूर्ण टेस्ट होती है कन्फ्यूज़न के स्टेट में, मतलब आपके चमड़ी का छोटा सा पीस लेकर के उसे माइक्रोस्कोप में देख लिया जाएगा। तो ये जो होता है बड़ा अच्छा टेस्ट होता है डिफ़िकल्टी वाले केसेस में। तो इस टेस्ट से आपको घबराना नहीं है, जब डॉक्टर आपका रिकमेंड करें तो इसको करवा लें, इसको लेके बिल्कुल निश्चिंत रहें। नेक्स्ट पार्ट आता है कि इसका इलाज कैसे हो। तो इसके इलाज के लिए अभी हमारे पास तमाम तरह की दवाइयाँ हैं, मल्टीपल लगाने वाले इंजेक्शंस, खाने वाले गोलियाँ, तमाम तरह के इलाज उपलब्ध हैं। लेकिन ये जो इलाज होते हैं ये आपके सीवियरिटी, मतलब बीमारी की तीव्रता के हिसाब से डॉक्टर इनको टाइट्रेट करता है, उस हिसाब से देता है इलाज। तो जैसे आपका एक पैच है,
कहीं एक दाढ़ी में एक पैच है, या मूंछ पे एक पैच है, या सिर में कहीं एक पैच है, मतलब कि आपकी बीमारी कमज़ोर ग्रेड की है। तो उस कंडीशन में डॉक्टर कुछ लगाने वाली दवाइयों से ही काम चला सकता है। जैसे लगाने वाली दवाइयों में जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है वो हाई पोटेंसी कॉर्टिकोस्टेरॉइड क्रीम्स हैं, जैसे कि क्लोबेटासोल, हैलोबिटासोल या मोमेटासोन। इसी तरह से टैक्रोलिमस और पाइमेक्रोलिमस नाम की दवाई भी काफ़ी पॉपुलर है। लगाने वाली दवाई में मिनॉक्सिडिल और मिनॉक्स, अब उससे भी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है मिनॉक्सिडिल कॉम्बिनेशन थेरेपी, जिसमें एजिलिक एसिड और ट्रेटिनोइन नाम की दवाई मिली रहती है। तो जो मिनॉक्सिडिल, एजिलिक एसिड और ट्रेटिनोइन है, ये मिनॉक्सिडिल, प्लेन मिनॉक्सिडिल से सुपीरियर होती है, लेकिन इसको लगाने पे हल्की सी खुजली या चुनचुनाहट पैदा हो सकती है। तो कई बार मरीज इसे साइड इफेक्ट समझ करके बंद कर देते हैं, लेकिन कतई आपको नहीं बंद करना है। हल्की खुजली, जलन या चुनचुनाहट पे इसको कंटिन्यू यूज करते रहना है। इसके अलावा जो इससे भी अच्छी थेरेपी होती है वो डायरेक्ट पैच के अंदर एक इंजेक्शन आता है ट्राइमसिनोलोन नाम का, वो पैच के अंदर सीधे दवाई एक छोटी सी इंजेक्शन के द्वारा डाल दी जाती है। हालांकि इस थेरेपी को अधिकांश मरीज पसंद नहीं करते हैं। इंजेक्शन के नाम पे, वो भी सिर में लगाना, काफ़ी लोग डर जाते हैं कि ये कैसा खतरनाक ऑप्शन सजेस्ट किया जा रहा है। तो इस इंजेक्शन से किसी तरह का कोई मन में डर नहीं रखने की ज़रूरत है। ये आपके चमड़ी में इंजेक्शन डाली जाती है, ना ही कि आपके हड्डी में या मस्तिष्क में ये इंजेक्शन नहीं डाली जाती है। तो ये इंजेक्शन काफ़ी सुरक्षित होती है यदि सही तरीके से इसका इस्तेमाल किया जाए तो। हालांकि गलत तरीके से इस्तेमाल करने पे साइड इफेक्ट हो सकता है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल, मतलब डोज, उसका जो डोज है वो टाइट्रेट किया जाए पैच के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, तो ये दवाई बहुत सुरक्षित है और इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। यदि इससे नहीं काम बनता है तो उस कंडीशन में डॉक्टर जो होता है खाने वाली दवाइयाँ इस्तेमाल करता है, और खाने वाली दवाइयाँ जब बीमारी ज़्यादा हो तो उस कंडीशन में भी यूज़ की जाती है। जैसे किसी के मल्टीपल पैचेज हैं, बॉडी में भी बाल गायब है और भी मतलब ढेर सारा पैच इन्वॉल्वमेंट है, तो उस कंडीशन में भी खाने वाली गोलियाँ डॉक्टर प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पर यूज़ करता है। तो जो दवाई सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है वो होती है ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड, जैसे कि बेटामेथासोन, प्रेडनिसोलोन, मिथाइलप्रेडनिसोलोन। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं डेली बेसिस पे दी जाती हैं या फिर हफ्ते में 2 दिन या 1 दिन दी जाती है। लेकिन ये दवाइयाँ लंबे समय तक डॉक्टर साधारणतः उपयोग में नहीं लाता है। लंबे समय का मतलब कि यूजुअली अधिकांश डॉक्टर 3 महीने के अंदर ही इसे कम करके बंद कर देते हैं। कुछ विशेष परिस्थितियों में 3 से 6 महीने चलाया जाता है। ये ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि इन दवाइयों से कुछ साइड इफेक्ट का खतरा होता है, तो उसी को कम करने के लिए, उसी खतरे से बचने के लिए अधिकांश केसेज में डॉक्टर थोड़े समय के बाद इन दवाइयों को बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति टू व्यक्ति डिफर करेगा, मतलब भिन्न होगा। तो डॉक्टर अपने हिसाब से टाइट्रेट करके इन दवाइयों को देगा। इन्हीं दवाइयों के साइड इफेक्ट से बचने के लिए तमाम तरह के इम्यूनोसप्रेसेंट्स ग्रुप की दवाइयाँ अब उपलब्ध हो गई हैं, जैसे कि मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन, साइक्लोस्पोरिन। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं, इन दवाइयों से भी साइड इफेक्ट हो सकता है। तो जितनी भी खाने वाली दवाइयाँ हैं वो दवाइयाँ कभी भी आपको खुद से बिल्कुल भी नहीं छूनी हैं। इन्हें डॉक्टर के गाइडलाइंस में ही इन दवाइयों को लेना है, क्योंकि इन दवाइयों को लेते समय प्रोटोकॉल होता है जिसमें ब्लड टेस्ट कराना होता है मरीजों को थोड़े थोड़े समय पे। वो इसलिए टेस्ट कराया जाता है ताकि इन दवाइयों की सुरक्षा की मेजर किया जा सके, मॉनिटरिंग किया जा सके इनके साइड इफ़ेक्ट्स को, और कुछ साइड इफ़ेक्ट यदि आए तो इन दवाइयों को बंद कर दिया जाए, दूसरी दवाइयाँ शुरू कर दी जाएँ। तो इन दवाइयों में मॉनिटरिंग की बहुत ज़रूरत होती है। अब कुछ नई दवाइयाँ भी खाने वाले और लगाने वाले में भी उपलब्ध हो गई हैं, जिसमें जैक इनहिबिटर, जैनस काइनेज इनहिबिटर, टोफासिटिनिब नाम की दवाई इस बीमारी के इलाज में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। तो ये दवाई भी डॉक्टर के ही सुपरविज़न में लेनी होती है, क्योंकि इसके भी कुछ साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। हालांकि अभी तक के अनुभवों में ये दवाई काफ़ी हद तक सुरक्षित और सेफ पाई गई है। तो ये दवाई धीरे धीरे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रही है। इसी ग्रुप की एक दूसरी दवाई होती है बैरिसिटिनिब, तो कुछ डॉक्टर उस दवाई को भी देना पसंद करते हैं। तो ये जो दवाइयाँ होती हैं कई बार इनके कॉम्बिनेशन यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि थोड़े समय के लिए ओरल कॉर्टिकोस्टेरॉइड दिया, कुछ इम्यूनोसप्रेसेंट दिया जैसे साइक्लोस्पोरिन या मेथोट्रेक्सेट, साथ में लगाने वाली दवाइयाँ भी। तो इन दवा जब कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है तो दवाइयों का साइड इफेक्ट भी कम होता है, क्योंकि सभी दवाइयों का डोज कम हो जाता है, और बेनिफिट भी कई बार अच्छा देखने को मिलता है। इसके अलावा फोटोथेरेपी, लाइट थेरेपी भी काफ़ी ज़्यादा उपयोग में लाई जाती है इसके इलाज में। उस फोटोथेरेपी में लगा करके धूप दिखाना या फिर गोली खा करके
धूप दिखाना होता है मरीज को। इसी तरह से लाइट के कुछ स्रोत होते हैं, लैंप, चैम्बर, इनका भी इस बीमारी के इलाज में उपयोग में लाया जाता है। तो ये सब उपयोग, यदि दवाइयाँ उपयोग में लाई जाएँ प्रॉपरली, तो काफ़ी केसेस में डॉक्टर को अच्छी सफलता मिल जाती है। लेकिन ये मैंने बोला काफ़ी केसेस में, सभी केसेस में नहीं। जैसे कि एलोपेशिया टोटैलिस और एलोपेशिया यूनिवर्सैलिस, जो दो वैरायटी, मतलब जिसमें पूरा सिर का बाल चला गया या पूरा शरीर का बाल चला गया, तो ये दो परेशानी में डॉक्टर के लिए भी बड़ी मुसीबत होती है, क्योंकि कुछ केसेस रिस्पॉन्ड करते हैं, कुछ केसेस पार्शियली रिस्पॉन्ड करते हैं, मतलब हल्का फुल्का रिस्पॉन्स आया, कुछ में बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो वो जो कंडीशन होती है वो मरीज के लिए बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग होती है कि इलाज मैंने लिया, डॉक्टर के बताए हुए निर्देशों पे लिया, लंबे समय तक लिया, फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आया। तो ये चीज़ समझना है कि इस बीमारी में एक थोड़ा सा परसेंटेज है जो डॉक्टर के लिए अभी भी, साइंस के लिए अभी भी सिग्निफिकेंट चैलेंज है, और उसके लिए प्रॉपर इलाज अभी आना बाकी है। तो ये चीज़ आपको क्लियरली समझना है कि इसका थोड़ा सा हिस्सा अभी भी मुश्किल पैदा करता है डॉक्टर के लिए भी। हालांकि कोशिश किया जाए, तेज दवाइयों का उपयोग किया जाए, तो इन मुश्किल केसेस में भी सफलता प्राप्त की जा सकती है। लेकिन उन परिस्थितियों में दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट काफ़ी मरीजों में आ जाते हैं। जब बहुत तेज थेरेपी यूज़ की जाए तो उस कंडीशन में साइड इफ़ेक्ट आने के चांसेस हो जाते हैं। तो इसी वजह से डॉक्टर जो होता है वो जो तेज़ दवाइयाँ हैं उनके उपयोग से बचता है। दूसरी चीज़ जो मरीज़ कभी कभी इसको परेशानी के तौर पर देखते हैं कि कुछ मरीजों में ये बीमारी रिपीट कर जाती है, रिलैप्स कर जाती है। मतलब कि जैसे आपकी बीमारी ठीक हो गई, फिर थोड़े समय के बाद जब आपने दवाइयाँ बंद की तो ये बीमारी वापस आ गई। तो ये परेशानी जो है ऑटो इम्यून बीमारियों में ये वेल नोन है। ये केवल एलोपेशिया एरिएटा के साथ ही नहीं है, जो दूसरे ऑटो इम्यून बीमारी हैं जैसे विटिलाइगो, इन सब में भी रिलैप्स के केसेस काफ़ी देखने को मिलते हैं। मतलब कि बीमारी ठीक हुई, दवाइयाँ बंद हुई, फिर से बीमारी रिपीट हो गई। तो ऐसे कंडीशन में आपको अपने डॉक्टर से मिल करके फिर से ट्रीटमेंट लेना होगा, क्योंकि बीमारी वापस आ गई तो अब उसमें और कोई विकल्प नहीं रह जाता है, डॉक्टर को फिर से इलाज शुरू करना पड़ता है। तो निष्कर्ष के तौर पर ये कोई तकलीफ देह बीमारी नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि इस बीमारी में कोई खुजली है, दर्द है, जहाँ से बाल उड़ गए हैं वहाँ पे कोई तकलीफ है। ये केवल कॉस्मेटिक बीमारी है, मतलब बाल नहीं रहते हैं तो इस वजह से मरीज को शर्मिंदगी महसूस होती है। तो अधिकांश केसेस में, सभी केसेस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अधिकांश केसेस में प्रॉपर लगाने वाली, खाने वाली दवाइयों को यदि लिया जाए तो अच्छी सक्सेस मिल जाती है, रिकवरी हो जाती है। कुछ मरीज हमेशा के लिए ठीक हो जाते हैं, कुछ में दोबारा भी आती है तो उनमें भी रिकवरी हो जाती है। लेकिन बहुत थोड़े मरीजों में ये बीमारी अभी भी सिग्निफिकेंट चैलेंज डॉक्टर और साइंस के लिए, दोनों के लिए बनी हुई है। थैंक यू।